स्वागत है। आज हम सीधे डेटा के जरिए भारत के विशाल कमर्शियल लैंडस्केप को डिकोड करने वाले हैं। इसमें हम फैक्ट्स और फिगर्स को ऐसे समझेंगे जिससे साफ हो सके कि भारत में एक बिजनेस किस स्तर से शुरू होकर किस ऊंचाई तक जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत में बिजनेस शुरू करने के लिए असल में चाहिए क्या? जब इन इंडस्ट्री और कमर्शियल रिपोर्ट्स को गहराई से खंगाला गया तो जो जवाब मिले वे सच में हैरान करने वाले हैं। तो चलिए सीधे डेटा पर आते हैं। भारत में इन्वेस्टमेंट का स्पेक्ट्रम बहुत ही विशाल है। एक तरफ महज 3 लाख रुपए का छोटा सा फिनाइल बनाने वाला माइक्रो प्लांट है, तो दूसरी तरफ 6 करोड़ से भी ज्यादा के विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब हर स्तर के लिए कुछ न कुछ मौजूद है। आज के इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। शुरुआत होगी माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग से, फिर बात करेंगे फ्रेंचाइजी मॉडल्स की, उसके बाद भारी इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर लग्जरी हॉस्पिटैलिटी और आखिर में करेंगे इन सभी विकल्पों की आपस में तुलना। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग यानी कम लागत वाली शुरुआत। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 3.05 लाख। सिर्फ इतनी सी लागत में एक पूरा फिनाइल बनाने का प्लांट सेटअप हो सकता है। और मजे की बात तो यह है कि इसका ब्रेक इवन पॉइंट अनुमानित उत्पादन क्षमता के सिर्फ 18% पर ही आ जाता है ना कमाल की बात। इसी तरह का एक और शानदार माइक्रो अवसर है फोर्टिफाइड लेमन जूस प्रोसेसिंग प्लांट। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे पीएमएफएमई जैसी सरकारी योजना का सीधा सपोर्ट मिलता है, जो छोटे स्तर पर निवेश को काफी सुरक्षित बनाता है। अब इस ब्रेकडाउन को देखिए। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत लगभग 34 लाख रुपए है। मशीनरी पर बेशक सबसे बड़ा खर्च है, लेकिन इसका गणित इतना सटीक है कि सिर्फ 2 साल के भीतर ही पूरी लागत वापस मिल जाती है। बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 2 साल में पूरा पैसा वसूल। चलिए अब दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, फ्रेंचाइजी प्लेबुक, यानी ऐसे मॉडल्स जो मार्केट में पहले से ही अपनी धाक जमा चुके हैं। यहाँ ब्रांड्स की एंट्री कॉस्ट में जमीन आसमान का अंतर दिखने को मिलता है। एक तरफ सबवे है, जहाँ 6.5 लाख में आसानी से शुरुआत की जा सकती है, और दूसरी तरफ केएफसी है, जहाँ महज एंट्री करने के लिए ही 96 लाख रुपए का भारी भरकम निवेश चाहिए। लेकिन रुकिए, असली कहानी तो यहाँ छुपी है। हमेशा शुरुआती लागत की तुलना नेट प्रॉफिट मार्जिन से होनी चाहिए। भारी भरकम निवेश वाले केएफसी में नेट मार्जिन सिर्फ 7 से 8% है। वहीं मैकडॉनल्ड्स में ये लगभग 30% तक जाता है। यानी सिर्फ नाम बड़ा होने से मुनाफा बड़ा नहीं होता। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, भारी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये किसी भी देश की सप्लाई चेन की असली रीढ़ होते हैं। अब बात हो रही है बड़े खेल की। 5 करोड़ रुपए। देश भर में जल्दी खराब होने वाले खाने पीने के सामान को सुरक्षित रखने के लिए एक कोल्ड स्टोरेज बनाने में इतना बड़ा शुरुआती निवेश लगता है। जाहिर है, जहां इतना पैसा लगा हो वहां रिस्क भी बड़ा होता है और नियम भी बहुत सख्त होते हैं। ऐसे बिजनेस को कानूनी तौर पर रजिस्टर करने और सुरक्षित रखने के लिए ये 5 अनिवार्य कदम उठाने ही पड़ते हैं। इनमें से एक भी कदम छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं होती। लेकिन इस भारी लागत को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। इन्हें कम करने के लिए सरकारी सब्सिडी का सहारा लिया जा सकता है। जैसे एनएचबी सब्सिडी को ही ले लीजिए। अगर कोई प्रोजेक्ट पहाड़ी इलाके में है तो ये योजना लागत का 50% तक हिस्सा कवर कर लेती है। इतने बड़े प्रोजेक्ट में ये एक बहुत बड़ी आर्थिक मदद है। चलिए अब इस स्पेक्ट्रम के सबसे ऊपरी हिस्से पर चलते हैं, लग्जरी हॉस्पिटैलिटी। ये पूरी तरह से बड़े स्तर के एसेट मैनेजमेंट का खेल है। इंडस्ट्री की इन गहराई से की गई रिसर्च रिपोर्ट्स को देखें तो एक बात बिल्कुल साफ है, भारत का हॉस्पिटैलिटी मार्केट अभी भी विकसित हो रहा है और इसे मेक इन इंडिया और स्वदेश दर्शन जैसी सरकारी योजनाओं से जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। ये तुलना वाकई चौंकाने वाली है। आज भारत में करीब 1,71,000 ब्रांडेड होटल कमरे हैं, वहीं चीन में यह आंकड़ा 25 लाख का है। मतलब सिर्फ जापान जैसे देश के स्तर तक पहुंचने के लिए ही लगभग 2 लाख नए लग्जरी कमरों की जरूरत है। सोचिए, यहाँ ग्रोथ का कितना बड़ा स्कोप है। पर्याप्त पूंजी होने पर इस इंडस्ट्री में एंट्री करने के कई तरीके हैं। मालिक बनकर टॉप लाइन रेवेन्यू लिया जा सकता है, बेस फीस के लिए मैनेजर के रूप में काम किया जा सकता है, या फिर फ्रेंचाइजर बनकर कुल रेवेन्यू का 4 से 6% बिना रोजमर्रा की झंझट के कमाया जा सकता है। तो फाइनली अब वक्त आ गया है इन सभी मॉडल्स को एक साथ रखकर तौलने का।
यहाँ रिस्क और रिवॉर्ड का खेल बिल्कुल साफ समझ आता है। माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग कम पैसों में तेजी से रिटर्न देती है, लेकिन ब्रांड बिल्कुल जीरो से बनाना पड़ता है। दूसरी तरफ फ्रैंचाइजी और इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल्स में पैसा और नियम दोनों बहुत भारी हैं, लेकिन वहां स्थापित ब्रांड या बड़ी सरकारी सब्सिडी का तगड़ा सुरक्षा कवच भी मिलता है। इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। उपलब्ध संसाधनों और जोखिम उठाने की क्षमता को देखते हुए कोई भी व्यक्ति इस भारतीय बिजनेस स्पेक्ट्रम में खुद को कहाँ पाता है? शुरुआत बिल्कुल छोटे स्तर से होनी चाहिए या सीधे बड़े दांव लगाने चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचना बहुत जरूरी है।